नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी और राहुल महाजन जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आज बात होगी बिहार की सबसे पहले, क्योंकि बिहार में अब एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है, एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। बिहार को 20 साल के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज नीतीश कुमार की पारी पर विराम होगा और बीजेपी पटना की नई सम्राट, जी हां, नाम आपके सामने ही है, सम्राट चौधरी। बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर बिहार के नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। आज दोपहर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी से सम्राट चौधरी, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। सम्राट चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि औपचारिक ऐलान शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में ही ये ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ही। और थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचने वाले हैं। बिहार के लिए ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी आज सुबह 11 बजे पटना पहुंच जाएंगे। आज ही नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी और कल सुबह 11 बजे फिर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर होगी आपके सामने। 20 साल के बाद 20 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार, उनकी सियासी पारी बतौर मुख्यमंत्री आज यहां अंत हो रही है। आज नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है और थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी और इसमें नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाएंगे। ये उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग के बाद सूचना भवन में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। दोपहर 3 बजे नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर शाम 4 बजे वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो जो भी आज का कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा तो हमने आपके सामने रख दी है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर, पटना से ही लाइव हैं। नीतीश, इस वक्त अभी तो क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही, तो मैं यही पूछूंगी कि मुख्यमंत्री साहब कहां हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण दिन है उनकी जिंदगी का। आज 20 साल की बतौर मुख्यमंत्री सियासी पारी को वो विराम दे रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी अहम, चूंकि जिस नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम किया और लंबे समय तक जिस तरह से बिहार को उन्होंने बदला है, उस जाहिर है उसको देखते हुए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज आखिरी कैबिनेट नीतीश कैबिनेट की होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ एजेंडे होंगे और इसके अलावा खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर एक तरह का जो कहे धन्यवाद प्रस्ताव मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। और इसके बाद इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो सेशन की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। और उसके बाद फिर आगे का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगभग तय है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 3 बजे होगी। उसके बाद फिर 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। 5 बजे राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा जो चयनित नाम होगा उनकी तरफ से किया जाएगा और फिर कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब बस इंतजार है उन औपचारिकताओं का जो आज दिन भर नीतीश, एक जानकारी और दें आप, सम्राट चौधरी इस वक्त कहां पर है? देखिए, सम्राट चौधरी अपने आवास पर है और उनके आवास के आसपास जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, कल जिस तरह से लगातार उनसे अधिकारियों के मिलने का सिलसिला जारी रहा, राजभवन के अधिकारी आते रहे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, ये सारे संकेत हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय है। फिलहाल वो अपने आवास पर हैं। आज कैबिनेट की बैठक होगी, वहाँ वो जाएंगे। और इससे पहले एक अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है पटना हाईकोर्ट के पास, वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना है। शायद ये आखिरी जो एक तरह से कहें कि राजकीय कार्यक्रम होगा नीतीश कुमार का। 10:15 के आसपास मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण अर्पित करेंगे। बहुत बेहतर नीतीश आप रहे हमारे साथ, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ स्टूडियो में भी। अजीत जी, जब मैं ये दो चेहरे हमारे ग्राफिक्स में भी जो टीम ने तैयार किया है, एक तरफ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अनुभव और अभी तक नीतीश कुमार एक छत्र राज करते आए हैं, अपनी पसंद के अलायंस पार्टनर, अपनी पसंद की कैबिनेट, अपने पसंद की नीतियां, हमेशा से बिहार की राजनीति में नीतीश हावी रहे हैं। ये पहली बार है
कि अब बीजेपी हावी रहने जा रही है? बिल्कुल, और ये हो रहा है लगभग 36-37 साल के बाद, 1990 के बाद। 1990 से और अभी 2026 तक बिहार की राजनीति बिहार से तय होती थी, पटना से तय होती थी, मुख्यमंत्री पटना में तय होता था, सारी नीतियां पटना में तय होती थी, ये सब कुछ पटना में होता था। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे तब भी सारी चीज़ें पटना में होती थी, दिल्ली में ये चीज़ें नहीं होती थी। दिल्ली में एनडीए की बात पर कोई फैसला दिल्ली में नहीं होता था, सब पटना में किया जाता था। लालू यादव के समय भी ऐसा हुआ। आखिरी बार 1989 में जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बने थे तो वो दिल्ली का इंटरवेंशन था कि दिल्ली कांग्रेस आला कमान ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। 90 में वो चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी हार करके बाहर हुई सत्ता से। उसके बाद से 35-36 साल से बिहार से राजनीति चल रही थी। अब फिर वापस दिल्ली राजनीति जो है शिफ्ट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। इसमें कई हिस्टोरिक चीज़ें हो रही हैं। एक तो 35 साल के बाद क्षेत्रीय दलों का एक शासन था जो लगातार वो समाप्त हो रहा है। जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर जनता दल यू, वो समाप्त हो रहा है और राष्ट्रीय पार्टी कमान संभालने जा रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ईस्ट के 2 किले हैं अभेद, जिसमें एक किला भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया, वो बिहार का किला है। अब बंगाल बाकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार जीतने के बाद उन्होंने कहा था नवंबर में कि गंगा जी बिहार से बह के बंगाल जाती हैं। तो एक बड़ा मैसेज अभी इस समय सब आदमी कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी क्यों चेंज करना, तो इस चेंज का एक मकसद ये भी है कि बिहार की हवा और बिहार का मैसेज बंगाल पहुंचाया जाए कि ईस्ट के पूरब के जो 2 किले थे उसमें एक हमने अपना कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नीतीश कुमार 20 साल लगातार, बीच में थोड़ा 9 महीने का कार्यकाल छोड़ दे जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं और एक नेचुरल चॉइस के तौर पर जो नाम इमर्ज हुआ था, ये भी बड़ी चर्चा हुई है और आपके साथ भी हम लोगों ने चर्चा की है। बीजेपी सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं चौंकाती है कि हम चौंका देंगे कि रेखा गुप्ता को बना दिया या भजन लाल शर्मा को बना दिया या मोहन यादव को बना दिया। कई बार ऑब्वियस चॉइस को भी बनाती है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी इतने ऑब्वियस चॉइस हैं तो क्या वहीं बनेंगे? भाई, ऑब्वियस चॉइस अगर बीजेपी ने अपने से तैयार किया है, अपनी पसंद से तैयार किया है, 2022 से तैयार किया है, 2022 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तब से ग्रूम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुरैठा ना बांधने से लेकर मुरैठा बांधने तक उन्होंने बांधा जब, तो वो भारतीय जनता पार्टी की मर्जी थी, टॉप लीडरशिप की मर्जी थी, क्योंकि उस समय उनको सत्ता बदलनी थी बिहार में, बीजेपी की सरकार बनानी थी। बहुत इंटरेस्टिंग है बिहार में ये नई शुरुआत, ये नया चैप्टर। राहुल जी, मैं इस पर आपका भी कमेंट लेती हूं, लेकिन कुछ जो बयान आ रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शन से, वो भी दर्शकों के सामने हम रखते चले। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान आया। उन्होंने कहा दोपहर 3 बजे विधायक दल की मीटिंग है और शाम 4 बजे एनडीए की बैठक है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होगी और इसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जो एक ऑब्वियस चॉइस जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो नाम लिया? आप बयान सुने। आज हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं। 3 बजे से भाजपा विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें भी नेता का चुनाव होगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की 3 बजे से विधानमंडल दल की बैठक है, उसी में हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। अच्छा, एक और बयान आपके सामने रख दें। नीतीश के इस्तीफे से पहले जेडीयू का भी बड़ा बयान आया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में जो भी नया सीएम बनेगा, सरकार नीतीश के ही मार्गदर्शन में चलेगी। नीतीश की गाइडेंस हमेशा बिहार सरकार के साथ रहेगी। जहां तक इस सरकार की बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी सरकार होगी, वो नीतीश की ये जो सरकार है 25 से 30 और आगे भी नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में चलेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार को रहेगा, उनका सुझाव हमेशा इस सरकार को रहेगा। अब तो दिल्ली में भी वो जो गए हैं, तो दिल्ली में भी केंद्र सरकार से बात करके बिहार के लिए क्या मदद हो सकती है वो भी रहेगा। और बिहार में जो सरकार चलेगी वो उनके मार्गदर्शन पर ही, उनके गाइडेंस में ही सरकार रहेगी। उस समय कोई इशू नहीं है, वो यहीं रहेंगे बिहार में ही। ये जो अभी संजय झा कह रहे हैं राहुल जी, ये तो बीजेपी भी जानती है और जेडीयू भी जानती है कि नीतीश कुमार उनके लिए क्यों जरूरी है, तभी ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है।
वरना तो ये पहले भी तय किया जा सकता था कि उम्र का तकाजा है, अब यहाँ पर सीएम की गद्दी किसी और को मिलनी चाहिए, और फिर संख्या बल भी वैसा था। लेकिन ये जो नाम है सम्राट चौधरी, ये कैसे ऑब्वियस चॉइस बन गई? देखिए, ये भी बीजेपी में कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखाई देता है। अगर आप असम के मुख्यमंत्री को इसमें जोड़ लें तो बीजेपी में एक ज़रूर बदलाव दिखाई देता है कि बाहर से, अगर मैं उसको कहूँ, बीजेपी की राजनीति या फिर आरएसएस की राजनीति से बाहर से आए हुए लोग जो हैं, अब बीजेपी में जो है उनको सत्ता दी जा रही है या उनको प्रमुख पदों पर अब रखा जा रहा है। पहले बीजेपी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। ये देखा जाता था कि उन्होंने आरएसएस में काम किया है, एबीपी में काम किया है, उनके जो बाकी संगठन हैं उनमें काम किया है, और उसके बाद वो ऊपर बढ़ के आए व्यक्ति को चुनाव किया जाता था। और ज़्यादातर बाकी अगर आप मुख्यमंत्रियों की चॉइस भी देखें तो उसमें भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी। लेकिन सम्राट चौधरी के केस में, क्योंकि अब ये ऑब्वियस चॉइस है सम्राट चौधरी, क्योंकि जो कुछ समीकरण सद्धता है, ईबीसी वोट बैंक सद्धता है। हाँ, वैसे भी ये भी तय हो गया था। गोपाल मीना जो हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं गवर्नर के, वो कल जो है सम्राट चौधरी के घर गए और उनसे मिले थे। तो उससे भी ये समझ आता है कि, और जिस तरह से उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, जिस तरह जेडीयू के नेता भी, मैं इसी पर नीतीश चंद्र से जान लेती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या घटनाक्रम कल हुए हैं। नीतीश, ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिसके बाद ये समझ में आने लग गया कि वो नाम केवल सम्राट चौधरी ही हो सकता है और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं कल से, यदि आप राजनीतिक घटनाक्रम देखें, लोगों के मिलने का जो सिलसिला है वो देखें, उस बात की तस्दीक कर ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले से की है। सम्राट चौधरी यानी कुशवाहा नेतृत्व यदि हम कहें तो बीजेपी के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक राजनीतिक विरासत है, लवकुश, कुर्मी, कोयरी, धानुक, 10% का वोट बैंक है। यादव जाति के बाद सबसे बड़ी जाति यदि आप कहें तो लवकुश वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी को पहले ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जब उनको बनाया गया, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, वहां जब उनकी भूमिका दिखी, जिस तरह से वो अपने को पेश कर रहे थे, आरजेडी को जवाब दे रहे थे, उसके बाद उनका कद बढ़ता गया। और फिर उस समय पार्टी ने तय कर लिया कि सम्राट चौधरी वो चेहरा होगा जिसे हमें आगे नेतृत्व में रखना है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा यदि नहीं बनाए जाते सम्राट चौधरी, कुशवाहा को नेतृत्व नहीं मिलता, तो इस लवकुश वोट बैंक के छिटकने का खतरा था। आरजेडी लगातार ये कह रही है, नैरेटिव बना रही है कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया। अभी उनके जिस तरह से उनको सिर्फ 5 महीने में हटाया गया, तो ये सारे नैरेटिव और आसानी से सफल होते। और इसलिए ये भी संभव है कि सम्राट चौधरी ही जो है वो सबसे मुफीद चेहरा होगा बीजेपी के लिए। इनफैक्ट मेरी तो नीतीश अंडरस्टैंडिंग ये है कि आरजेडी भी बड़ी खुश होगी कि नीतीश कुमार अब केंद्र में जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की राजनीति में जो सबसे बड़ा डेंट आज तक लगाया है या उनकी पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हो पाई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के सबसे मजबूत नेता के तौर पर हमेशा मैदान जंग में रहे। आरजेडी को उन्होंने जीतने नहीं दिया, या अगर आरजेडी सत्ता में आए भी तो नीतीश कुमार का साथ उन्हें हमेशा चाहिए था। तो आरजेडी भी अंदर ही अंदर खुश तो बहुत होगी कि नीतीश कुमार जो है वो अब सेंटर पहुंच गए और यहाँ पर सम्राट चौधरी आ रहे हैं। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी आपके सामने रख दूं। रामकृपाल यादव, आप भी सीनियर लीडर हैं, उनका क्या कहना है? मैथिली ठाकुर पहली बार की विधायक हैं, वो क्या कह रही हैं इस नए डेवलपमेंट पर? स्वाभाविक तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तब उन्होंने तय किया है इस्तीफा करेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री एनडीए के नेता के रूप में बनेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। जो भी बात होगी आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएगी और सभी लोग आज बिहार में ही है, 2 दिन पटना में रहना है ताकि वो सारी प्रक्रिया में हम भी हिस्सा ले पाए। मुख्यमंत्री जी को सभी लोग बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है।
मैं तो ये जो दो रिएक्शन है अजीत जी, इन्हीं दो रिएक्शंस को देख के कह रही हूँ, कहाँ एक तरफ रामकृपाल यादव है, उनके साथ भी राजनीति, और मैथिली ठाकुर फर्स्ट टाइम की विधायक हैं। इतना लंबा उनका टाइम फ्रेम रहा है नीतीश कुमार का। बहुत लंबा टाइम फ्रेम है नीतीश कुमार का, और एक अलग तरह की राजनीति हमेशा नीतीश कुमार ने की। उन्होंने जातीय समीकरण जरूर बनाए, जिस जातीय समीकरण के आधार पर उसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन नीतीश वो नेता हैं जिन्होंने पहली बार 1977 का विधानसभा चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार। उन्होंने ये कह दिया था कि सिर्फ कुर्मी होने के नाम पर हमको वोट अगर चाहिए है तो वो वोट हमको नहीं चाहिए। और उस समय कुर्मी लोगों ने, आपको ध्यान होगा बेलछी नरसंहार हुआ था, उसके थोड़े दिन पहले की ही बात है, मतलब उसके बाद बेलछी नरसंहार हुआ था। उस समय जब इंदिरा गांधी को यहाँ से वापसी हुई थी, नीतीश कुमार ने बाद में ये भी कहा कि उसमें जो आरोपी थे वो कुर्मी जाति के थे, और नीतीश कुमार ने उनको डिफेंड नहीं किया था। तो उन्होंने, और 2 चुनाव हार गए थे, 77 का चुनाव और 80 का चुनाव भी। तो नीतीश कुमार कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, उन्होंने शुरू से ऐसे किया नहीं की कास्ट की पॉलिटिक्स, और एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाया जिसको हम लोग कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम कहते थे हमेशा, जिसमें सबसे ताकतवर जाति है वो भी उस कोलिशन में, और जो सबसे कमजोर जाति है वो भी उस कोलिशन में है, महादलित और अति पिछड़ा भी उनके कोलिशन में है, और जो सबसे मजबूत जाति है वो भी उनके कोलिशन में है। तो ये एक नीतीश कुमार की अलग तरह की राजनीति थी। और जो विकास का पैमाना है वो बिहार में बार इतना लो हो गया था 15 साल के आरजेडी के शासन में, कि वहां से जो किया गया वो विकास की तरह लगा। और नीतीश कुमार ने, एक तो ये जरूर बात है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप जो बिहार को लेकर के थी वो खट गई थी। महिलाओं को जो हुआ शिक्षित करना, महिलाओं को तो सबसे पहले उन्होंने लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया, बिहार पहला राज्य था। नीतीश कुमार आए 2005 में, उन्होंने सत्ता में आते ही महिलाओं को आरक्षण दिया। अभी जो डोमिसाइल में महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दिया है बिहार की महिलाओं को। और एक जो सेंस ऑफ ऑनरशिप थी ना, बिहार से लोग भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे लालू यादव के राज में 15 साल में, वो सेंस ऑफ ऑनरशिप बिहार के लोगों में कि आप लौटिए और बिहार आपके लिए सुरक्षित है। तो कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, ये नीतीश कुमार की बड़ी ताकत रही है जो उन्होंने बिहार के लिए किया। नीतीश कुमार की इतनी बड़ी है, अब सम्राट चौधरी उस लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, या अपनी एक नई लेगेसी, बीजेपी की एक नई लेगेसी है उसको वो आगे लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब राजनीति केवल बिहार से नहीं चलेगी, वो सेंट्रल ड्रिवन पॉलिटिक्स होगी जो बिहार में हमें देखने को मिलेगी। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का भी बड़ा बयान आया, जेडीयू के लिए यह क्षण अच्छा नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा निशांत की भूमिका पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर और मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, नीतीश कुमार के सबसे बेहद करीबी लोगों में आपका नाम आता है, उसी नालंदा से आप आते हैं जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। आज कैबिनेट का आखिरी दिन, क्या कहेंगे? कैबिनेट का आखिरी दिन जब जाएंगे तब उस क्षण का बारे में महसूस होगा कि कैसा रहा। लेकिन इतनी बात कह सकते हैं, जिसके साथ लंबे अरसे से काम किया, जिनसे हम लोगों ने सीखा, जिनके नेतृत्व में काम किया, बिहार को ऊंचाई पर ले जाने का काम जिनके नेतृत्व में काम किया है, तो निश्चित रूप से वो क्षण बहुत अच्छा नहीं होगा और हम लोग को लगेगा कि अकेलापन महसूस होगा। अब लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, आज क्या कुछ होना है और क्या जेडीयू की जो भूमिका है अब किस तरह से होगी? क्या निशांत जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं? देखिए, सब बड़े नेता मिल बैठ करके तय करते हैं और हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। वो जो राजनीतिक फैसला लेते हैं उस फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। कहा जा रहा है कि निशांत अभी सीधे डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते हैं, वो संगठन में काम करना चाहते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं निशांत? देखिए, उनकी भूमिका को पार्टी तय करेगी और बड़े नेता मिल बैठ करके उनकी भूमिका को तय करेंगे कि किस तरह से उनको आगे चलना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनके ऊर्जा का इस्तेमाल करके पार्टी को और धारदार बनाना है। मंत्रिमंडल का स्वरूप कहा जा रहा है कि उसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि क्या पहले जैसा कुछ था लगभग वैसी ही तस्वीर होगी या इस बार कुछ बदला सा होगा? देखिए, ये सब जिनके हाथों में काम है वो बड़े नेता सब हैं और वो समय पर खुलासा करते हैं। हम लोगों को इस संदर्भ में कोई बहुत जानकारी नहीं रहती है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर रखती है कि हम लोग के बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे वो फैसला बेहतर लेंगे, अच्छा लेंगे, राज्य के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। विपक्ष इसे इस तरह से भी पेश करता है, विपक्ष ये कहता है कि जेडीयू की भूमिका जो है अब छोटे भाई की हो जाएगी।
इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से 5-6 महीने में हटा दिया गया, धोखा दिया गया उनके साथ। देखिए, राज्य के विकास की चिंता सबको है। राज्य अच्छा से आगे बढ़े, राज्य तरक्की करे, ये हम लोगों की भी सोच है, हमारे नेता का भी यही सोच रहा है और उसी हिसाब से हमारे नेता ने काम किया, बिहार को ऊंचाई पर ले गए। तो जो भी सरकार के मुखिया बनेंगे, जो भी सरकार में रहेंगे, सबका एक ही लक्ष्य है कि राज्य को आगे बढ़ाना, राज्य की तरक्की करना, राज्य के विकास करना, राज्य में अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम को आगे बढ़ाना, ये सब का दायित्व है और इसी दायित्व का निर्वहन सब लोग करेंगे। तो बात निशांत कुमार की भी हो जाए, निशांत कुमार का पार्टी में क्या निशान होगा, यही बता दें। नहीं, बहुत सारी चीज़ें बिहार में बदल रही हैं। निशांत कुमार भी उसकी एक आप पहचान बोल सकते हैं इस बदलाव की। निशांत कुमार वैसे तो रिलक्टेंट रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, इंजीनियर हैं पर रिलक्टेंट रहे हैं, लेकिन अब और दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार, जिनको ये कहा जाता था कि वो परिवार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो निशांत कुमार को अगर आगे लेके आए हैं तो वो भी एक बदलाव है। दूसरा, निशांत कुमार खुद डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, पार्टी चाहेगी, पार्टी तो चाहेगी कि उप मुख्यमंत्री वो बने और मेरे ख्याल से वो दबाव भी रहेगा ही कि उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। वो अपने आप को कैसे राजनीति में ग्रूम करते हैं, ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि हमेशा उनको जो है कंपेयर किया जाएगा नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार जितना अच्छा काम, जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो थे, क्या निशांत कुमार वैसे बन पाएंगे? तो ये हमेशा कंपैरिजन रहेगा और एक दबाव रहेगा। आज का दिन देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आज अंबेडकर जयंती भी है और इस वक्त ये जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार की गाड़ियों का काफिला है। अंबेडकर जयंती के तहत भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। नोएडा में कल जमकर बवाल हुआ था, आज सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया समेत दूसरे इलाकों में भी इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती दिखाई दे रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन नोएडा के सेक्टर 121 में आज भी हंगामा हुआ। अचानक भीड़ ने पुलिस की बस पर हमला बोल दिया। तस्वीर आपके सामने है, पुलिस की बस को निशाना बनाया गया। भीड़ ने खूब तोड़फोड़ की। इसमें पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर और फोर्स को तैनात किया गया है। मामले को शांत कराने की कोशिश भी की जा रही है। मजदूरों की सैलरी बढ़ने का ऐलान हो चुका है। जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए, उस पर भी बात पक्की हो गई। फिर ये बवाल क्यों हो रहा है, एक सवाल तो है, लेकिन फिलहाल इस इलाके से आपके सामने एक रिपोर्ट रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुलिस बल जो है वो इकट्ठा होके उस भीड़ की तरफ गया है जो कि लगातार यहाँ पर पथराव कर रहे थे। अब ये पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए पुलिस के ऊपर और अब पुलिस उस जगह पर गई है जहाँ पर काफी संख्या में जो श्रमिक थे वो लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। तो अब पुलिस हरकत में आई है। पुलिस की पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो बल प्रयोग है वो इनके खिलाफ ना किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ तक फेंके गए। जो ये बस है आप देख सकते हैं इसके शीशे तोड़ दिए गए और यहाँ पर शीशे तोड़ने के बाद जो काफी हिंसक हो गए थे ये लोग, उसके बाद पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है, हल्का बल प्रयोग करती है और उनको तितर बितर किया गया। ये आप देख सकते हैं बस इसके शीशे जो है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए और यूपी 16 T9273 ये बस है जिसके शीशे यहाँ पर श्रमिकों ने तोड़े और यहाँ पर पुलिस जो है उसके बाद एक्शन में आती है और आप देखिए मोटरसाइकिल जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। तो पूरा एक्शन अब पुलिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीड़ जिस तरीके से आई उसको तितर बितर किया गया, हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस ने किया और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर तितर बितर जो है वो कर दिया गया। आप देखिए जो श्रमिक थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है और पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। और यहाँ देखिए महिला पुलिसकर्मी है, ये बस आप पुलिस वाले बस में थे? हम लोग बस में थे, सारे लोग घेर लिए थे यहाँ पर। चोट कितनी लगी हुई है पत्थरों से, आप देखिए उसमें थे, बस की हालत देखिए। तो इस बस के अंदर जो है वो पुलिसकर्मी थे और ये देखिए कितनी चोटें जो है वो पुलिस वालों के आई है। ये पुलिस वालों को ये लगातार जो है वो यहाँ पर कोशिश यही थी कि ये देखिए कैसे पुलिस को चोटें आई है और भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद पुलिस की यह बस थी जिसको पूरी तरह तोड़ा गया। आप देखिए सारे शीशे जो है वो इस पुलिस की बस के तोड़ दिए गए। पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर थे और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो पुलिस
पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। तो पूरा एक जिस तरीके से उपद्रवी यहाँ पे आए भीड़ के रूप में, और उसके बाद पुलिस जिस बस के अंदर थी उसके अंदर पथराव किया गया। एक बार दोबारा से बस दिखा रहे, सारे शीशे इस बस के तोड़ दिए गए हैं और पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर मौजूद थे। और ये देखिए पूरे शीशे तोड़ दिए गए और हमने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस वालों के चोटें आई और पुलिसकर्मी जो है वो इस बस के अंदर थे और पूरी बस को अंदर तोड़फोड़ की गई। और अब पुलिस ने बल प्रयोग करके इनको यहां से तितर बितर किया है। ये देखिए महिला पुलिसकर्मी है, इनके भी चोटें यहां पर आई हैं, उनको पकड़ा है यहाँ पर पुलिस ने और पुलिस यहाँ पर पूरे एक्शन में दिख रही है। पथराव पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा किया गया था, पुलिस की बस के ऊपर हमला किया गया था और अब आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं पुलिस की तरफ से। और जो लोग यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो पूरे एक्शन में इस समय पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस बल आप देख सकते हैं काफी संख्या में है। जिस तरीके से ये लोग पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस की बस के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, कई पुलिस कर्मियों की चोटें आई हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप देखिए गली के अंदर तक पुलिस जो है वो इन लोगों को खदेड़ के, आप देखिए सामने से पथराव फिर से हो रहा है, आप देखिए सामने पथराव हो रहा है, लोग गली के अंदर से लगातार पथराव कर रहे हैं। अब इधर लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है और पुलिस की पूरी कोशिश पहले इनको समझाने की थी लेकिन पुलिस की बस के ऊपर ही इन लोगों ने हमला किया। देखिए पत्थरबाजी किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर हो रही है। तो अभी पुलिस जो है उनकी कोशिश है कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर समझाया जाए। अब देखिए पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है और यहाँ पर पुलिस की कोशिश कैसे भी इस भीड़ को यहाँ पर तितर बितर किया जाए, लेकिन पत्थरबाजी आप देख रहे हैं लगातार गली के अंदर से पुलिस के ऊपर की जा रही है। तो पुलिस की पहले पूरी अब देखिए फिर पुलिस एक बार फिर एक्शन में गली के अंदर घुसी है और अब पुलिस की तरफ से डंडे और पूरा राइफल लेके और इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ जा रहे हैं। पुलिस आप देखिए किस तरीके से लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। गली के अंदर पुलिस घुसी है और लगातार जो लोग पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो हम सुबह से देख रहे हैं कि माहौल जो है वो काफी टेंस बना हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो पुलिस के ऊपर जब पथराव हुआ उसके बाद पुलिस लगातार यहाँ पर इस भीड़ को पहले समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो भीड़ है वो पुलिस की बस पे हमला करती है। उसमें महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस के जवान थे, उनको काफी चोट आई, पूरी बस को तोड़ा गया और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर की जा रही है। पुलिस लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं उनको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर भी एक शख्स जो है उसकी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बस के अंदर जिस तरीके से आप देखिए ये छोटे पुलिस वालों की आई है, किस तरीके से भीड़ जो है वो हिंसक थी। महिला पुलिसकर्मी हमको दिखाया कि इनके हाथ पे भी यहाँ पर चोट आई है। तो पूरा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और आप देखिए पत्थर यहाँ पर है, जिस तरीके से पत्थरबाजी वो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर की गई। तो आप देखिए पूरे बस के शीशे आप देख सकते हैं वो सामने की तरफ है, पत्थर वहां पे है, मोटरसाइकिल जो है वो वहां पर गिरा दी गई और ये पूरा अब पुलिस का एक्शन जिसके बाद ये भीड़ जो है वो यहाँ से तितर बितर हुई। ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके जस्ट बाहर ये पूरी घटना हुई है। तो अभी जो क्योंकि एकदम से भीड़ आती है, पुलिस की बस जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे उसके ऊपर हमला करती है, सारे शीशे जो है बस के तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करती है और यहाँ से इनको खदेड़ा जाता है। तो पूरे एक्शन यहाँ पर जो है वो पुलिस का देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मी है, इनको आप देख सकते हैं कि काफी चोटें आई। ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो बस के अंदर मौजूद थी। पत्थर आप देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर ईंटें यहाँ पर पड़ी हैं कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर जो है पथराव इन लोगों ने किया। तो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर पुलिस और जो श्रमिक हैं वो आमने सामने है। पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ है और फिलहाल जो पुलिस है वो एक्शन करके इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया, तितर बितर किया गया और फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में तैनात की गई है। तो नोएडा के अंदर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर हमला करना, जो श्रमिक थे उन्होंने हमला किया, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी टेंस बनी हुई है और लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को काबू किया जाए। और ये देखिए कि कैसे पुलिस जो है जो कुछ दंगाई है उनको यहाँ पर पकड़ा गया है और यहाँ पर उसके ऊपर बल उसको लगातार लाठियों से जो है वो पुलिस हमला कर रही, पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं, लगातार पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की जा रही थी और अब यहाँ पर दंगाइयों पर एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू हो चुका है।
तो लगातार पुलिस की कोशिश यही थी कि पहले इनको समझाया जाए, लेकिन अब देखिए एक पुलिसकर्मी के चोटें भी यहाँ पर आई हैं, तो कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए। पहले बस के ऊपर हमला किया जाता है और उसके बाद जो पुलिस जब एक्शन लेती है तो उसके बाद इस भीड़ को तितर बितर किया जाता है। हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हालात जो है वो काफी टेंस बने हुए हैं। लगातार जो श्रमिक हैं और जो पुलिस बल है वो आमने सामने है और आप देखिए एक पुलिसकर्मी जो है उसके चोटें भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन लोगों को जो भीड़ है उस पर कंट्रोल किया जाए, इसकी कोशिशें लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे हंगामे को, बवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं और तस्वीरें जो उनकी रिपोर्ट है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। अतुल, क्या कुछ मामला शांत हो पाने की स्थिति में आया है? क्योंकि गवर्नमेंट वादा कर चुकी है, डीएम ने भी बात अपनी आगे बढ़ा दी है और मजदूरों तक भी तो ये बात पहुंच ही गई होगी, फिर भी यह हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हंगामा क्यों हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि हम सेक्टर 121 गड़ी चौखंडी गांव है क्लियो काउंटी के सामने, वहां पर मौजूद है जहां से पूरी पत्थरबाजी हुई थी। आप देखेंगे एक तरफ पूरा पुलिस बल है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने पूरा हंगामा किया, दंगा किया। महिलाएं अब इन लोगों ने आगे कर दी हैं और जो लोग हैं, कई लोगों को पुलिस ने यहां से पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी आप देखिए ये लोग यहाँ पर ग्रुप बना के खड़े हुए। पुलिस ने इनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब देखिए अब ये महिलाएं जो है वो आगे आई है। अतुल, मुझे सिर्फ महिलाएं नहीं, मुझे तो छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, 10-12 साल की लड़कियां दिखाई दे रही हैं, वो आगे आके खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल 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 मीनाक्षी, आप देखिए इसी गली से पूरी भीड़ आई थी। अब क्योंकि पुलिस ने, कभी आप पत्थर में दिखाता हूं किस तरीके की पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर थे जिससे पुलिस के ऊपर हमला किया गया। ये पत्थर देखिए आप, जगह जगह ये पत्थर बिखरे हुए हैं और यही पुलिस के ऊपर पूरा हमला किया गया। गली के बाहर तक पहले पुलिस को खदेड़ा गया और फिर पुलिस ने क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद कोशिश लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया, उसके बाद ये भीड़ कंट्रोल में आई। अब जो भीड़ है वो वापस जा चुकी है और देखिए अभी गाँव के इस तरफ आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो लगातार। अब देखिए कई पुलिस कर्मियों के यहाँ पर चोटें आई। अब देखिए कि जिस तरीके से पुलिस की बस हमने दिखाई, लाइव विजुअल दिखाए, पुलिस की बस के ऊपर हमला होता है और ये देखिए चोटें पुलिस वालों को यहाँ पर आई है, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई। तो जिस बस के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे उसमें ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी थी, उस बस के अंदर तोड़फोड़ की गई, पूरी बस को तोड़ दिया गया, जिसमें हमने दिखाया कि कई महिला पुलिसकर्मियों को चोटें आई। नहीं, मुझे अतुल ये बताएं कि अभी बातचीत करके मामले को शांत करने के लिए क्या कोशिश हो रही है? पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए ये जो भीड़ आई वो एक ही पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जिस तरह से पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक्शन में समझाने की कोशिश। आप देखिए पुलिसकर्मी अभी भी यहाँ पर महिलाओं से बात कर रहे हैं कि कैसे भीड़ जो है वो गांव से निकलकर आती है और उसके बाद पुलिस की टीम पर हमला करती है। और सामने आप देखिए कई लोग हैं जो अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, तो लगातार अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और जो हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे इस गली से अंदर से भीड़ आती है, कैसे पथराव पुलिस के ऊपर होता है, कैसे पुलिस की बस को पूरा तोड़ दिया जाता है, किस तरीके से। दरअसल अतुल एक बात जो समझ में आती है, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसका कोई चेहरा तो है नहीं, कोई नुमाइंदगी भी नहीं है, किन से बात की जाए, कैसे मामले का समाधान निकाला जाए, क्योंकि जब सरकार की ओर से समाधान दे दिया गया है उसके बावजूद अगर इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में हंगामे की तस्वीरें सामने आएगी तो चिंताएं बढ़ती हैं। इधर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी खुद अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, ग्राउंड पर तैनात फोर्स के साथ वो हालात का जायजा ले रही हैं। उनका भी एक बयान आपको दिखा देते हैं। इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। RAF की एक कंपनी और PSC की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। PSC के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया। कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन मजदूरों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि कैसे कुछ तत्व हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो जायज मांगे हैं उन्हें तो सरकार पूरा करेगी ही। आप सुन ले उनकी बात भी। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। अब देखिए ये जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं जल्दी एक आप दोनों का इस पे एक रिएक्शन ले लूं। नई दरें दे दी गई हैं अजीत जी, नई दरों के हिसाब से जो मानदेय था उसे चाहे वो ट्रेंड हो, सेमी ट्रेंड हो, फुली ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड हो, ये कर दिया गया है। फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? फिर तो ये षड्यंत्र लगेगा ना कि कुछ है ऐसी ताकतें जो इसे रुकने नहीं देना चाहती। निश्चित रूप से कुछ लोग भड़का रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, ये अपने आप शुरू हुआ था, स्वयंस्फूर्त था ये आंदोलन, और इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में 35% तक जो बढ़ोतरी हुई थी जो उनके वेतन में, उसको लेकर के उसकी वजह से एक गुस्सा था। और 9 अप्रैल से मजदूर कहीं कहीं छिटफुट आंदोलन कर रहे थे। 9 अप्रैल से ये कल 13 तारीख को जाकर के हिंसक हुआ। 4-5 दिन मजदूरों ने भी इंतजार किया, पीछे से जरूर कोई ना कोई इस बात इनको हवा दे रहा होगा या मोबिलाइज कर रहा होगा, लेकिन इतना अंतर है ना। आप देखिए गैप कितना है भाई, नोएडा में और हरियाणा या दिल्ली की स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों जगह खर्चे एक जैसे हैं, दोनों जगह किराए एक जैसे हैं, जीवन की स्थितियां एक जैसी हैं, और इतना फर्क है कि 11 से 13 हजार रुपया नोएडा में मिलता था और 19 हजार से ऊपर दिल्ली में मिलता था न्यूनतम वेतन। तो 6,000-7 हजार का फर्क था। हरियाणा से भी 3,000-4 हजार का फर्क था, वहां भी 16 हजार के करीब न्यूनतम वेतन था। तो ये पे पैरिटी जिसको बोलते हैं, एक समानता तो होनी चाहिए ना वेतन में, और काम की स्थितियां कैसी होनी चाहिए। 12-12 घंटे आप काम कर रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं है, जब मन होता है तो बुलाते हैं, जब मन होता है नहीं बुलाते हैं। हम लोगों ने कल देखा कि बच्चे जो ये सब 18 साल 20 साल 22 साल के जो लड़के थे, सैलरी स्लिप लेकर के आए थे, 9,000 साढ़े 9,000 रुपया वेतन मिल रहा है। मैं तो इतनी हैरान थी कि एक तो सैलरी स्लिप मैंने देखी राहुल, जो सैलरी स्लिप में वैसे तो सैलरी 13,500 के करीब है, लेकिन कटा के हाथ में आने वाली सैलरी 8,500 है। वही ये बात है कि क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई जो है उनकी कोई संगठित यूनियन नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, यूनियन नहीं है, तो वो अपनी बातें मनवा भी नहीं पाते हैं चीज़ों को लेकर। और जिस तरह से फैक्ट्रीज में पैसे काट दिए जाते हैं, अगर आप वो टाइमिंग के हिसाब से भी काट दिए जाते हैं, बीमार हो तब भी काट दिए जाते हैं। फैक्ट्री भी आउटसोर्स करवा रही है। नहीं, मैं आउटसोर्स तो जो भी है, पर फैक्ट्री में वर्कर तो काम करता ही है ना, और वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है। और उसमें भी ये होता है कि आपने अगर आप लेट हुए तो इतने पैसे काट देंगे, अगर आप बीमार हुए तो भी पैसे काट देंगे। तो उस तरह से लोगों को बहुत कम पैसा मजदूरों को मिल पाता है। और दूसरी तरफ उनको ये भी दिखाई देता है कि भाई अगर हम नोएडा या गाजियाबाद में हैं तो हमें हरियाणा से, अगर मैं देखूं, अगर अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर में चले जाओ तो लगभग 2,500-3 हजार रुपए का फर्क दिखाई देता है साफ साफ। अब जो बढ़ाए हैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो अभी बढ़े हैं बढ़ने के बाद भी आप ये कह रहे हैं स्किल्ड को 16,868, ये जो हमारे चार्ट में है ये भी अभी कम है। जो स्किल्ड वर्कर है वो अगर मैं हरियाणा में देखूं तो 18,550 है। तो फिर फर्क तो 3,000 का तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ। और फिर ये भी बात है कि मिलना चाहिए पैसा, इम्प्लीमेंटेशन,
वो जरूरी है, सरकार को इम्प्लीमेंट करवाए सरकार, कि ऐसा नहीं है कि उसको आपने कह तो दिया कि अच्छा इतना वेतन, न्यूनतम वेतन मिलेगा, लेकिन वो मिलना भी चाहिए ना। वो टैप जो है वो गवर्नमेंट ही रख सकती है, वो प्रशासन ही रख सकता है, वरना तो आप कितने भी ऐलान कर दें, अगर उसका सीधा फायदा मजदूरों तक पहुंचे ना, तो फिर ऐसे ऐलान का कोई औचित्य नहीं रह जाता।